गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के अलावा ये नेक्स्ट लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें न्यूज़पेपर का डेली डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो इसमें द हिंदू के साथ साथ जैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे या तो मिनट में मिलेंगे या फिर इंडियन एक्सप्रेस से कोई आर्टिकल मुझे जो ठीक लगेगा, वी विल डिस्कस दोज आर्टिकल्स ऑल्सो। सो फर्स्ट let us start with the articles in editorial page। तो पहला आर्टिकल है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने कल मीटिंग ली थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में डिसीजन हुआ है कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाया जाएगा। अब ये 25 बेसिस पॉइंट से घटाने के बाद रेपो रेट 6.25% हो जाएगी। ये परसेंट और बेसिस पॉइंट दोनों में डिफरेंस बस इतना सा ही है कि 1% को 100 बेसिस पॉइंट बोला जाता है। तो दैट मीन्स कि 0.25% से रेपो रेट को घटाया गया, 6.5% से 6.25% कर दिया गया। रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे कि आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, और रिवर्स रेपो वो होती है जिसपे कि बैंक्स अपना जो जमा है वो आरबीआई में रखता है, और वो रेट जो कि बैंक्स को फिर उससे मिलती है। तो उर्जित पटेल की ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस को उन्होंने बताया कि आगे किस तरीके से हम इस सिचुएशन से डील करेंगे और किस पे हमारा फोकस रहेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली 6 मेंबर्स होते हैं इसमें। 6 मेंबर्स में से 3 आरबीआई से, जिसमें कि चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इसका आरबीआई का गवर्नर होता है। बाकी 2 और इसके ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें एक डेप्यूटी गवर्नर होता है और दूसरा एक कोई और ऑफिसर लिया जा सकता है। अदर 3 persons are selected by a search committee which is headed by cabinet secretary। तो टोटल 6 मेंबर्स हो गए। 6 में यदि कोई कभी जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन बहुमत से होंगे, और कभी इक्वल वोट्स हो जाते हैं तो फाइनल वोट जो कास्ट करेगा, नेक्स्ट वोट जो तो आरबीआई के गवर्नर वो वोट कास्ट करेंगे। दैट मीन्स कि आरबीआई के गवर्नर के पास 2 वोट्स हैं। तो फर्स्ट तो लेकिन सेकंड वोट वो उस सिचुएशन में कास्ट करेंगे जबकि वोट्स इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं। तो ये जो डिसीजन लिया गया है 0.25% से रेपो रेट को घटाने का, उसके पीछे इन्होंने रीजंस दिए हैं कि वेदर फोरकास्ट इस बार ठीक रहा है, और जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में सोइंग एरिया है वो बढ़ गया है। ज़्यादा बोया गया एरिया होने की वजह से एग्रीकल्चर में अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद हम कर रहे हैं, तो इसलिए भी इसको घटा दिया गया है। सेकंड, जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है अभी वो 5.01% के आसपास है। तो इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह से भी इसे घटाया गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने का जो मॉनेटरी पॉलिसी को दायित्व दिया गया था वो 4 ± 2% दिया गया था। दैट मीन्स कि 2 to 6%। तो कहा जा सकता है कि अभी इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो अब आगे हम ये चाहते हैं कि ग्रोथ को भी कंट्रोल किया जा सके, ग्रोथ हम बढ़ा सकें। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है रेट्स को कट करने की, क्योंकि रेट्स जैसे ही कट करते हैं तो रेट कट करने से इन्वेस्टर्स को लोन इजीली मिलने लगता है। लोन इजीली मिलेगा तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर या कोई भी और सेक्टर हम देखें तो सब में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ने से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं। तो खरीदारी जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगी फिर और इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में बढ़ जाता है। तो एक साइकिल है जो कि इकोनॉमी का साइकिल है, तो ये इसी टाइप से चलता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नर जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि कुछ इन्फ्लेशन आगे बढ़ सकती है। जो 7th पे कमीशन आया है उसकी वजह से जो एचआरए में वृद्धि हुई है, एचआरए बढ़ा है तो जो किराया है घरों का वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ सकती है।
या फिर एमएसपी जो गवर्नमेंट का एक टूल होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल मेजर्स के चलते कई बार बढ़ाती है। यदि वो बढ़ाए जाते हैं तो भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और मिनिमम वेजेज जो हैं वो बढ़े हैं, तो मिनिमम वेजेज के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो यदि आगे ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसको और कंट्रोल किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेज करके। आई मीन टू से कि रेपो रेट को ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसकी अभी तक ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए और आगे घटने की उम्मीद हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ है, वर्ल्ड की ग्रोथ को आईएमएफ ने ये कहा है कि वर्ल्ड की ग्रोथ रेट जो पहले फोरकास्ट किया था, इन्होंने उतनी रखी है। तो ये ओवरऑल 3.1% इन्होंने रखा है 2016 के लिए, और 3.4% इन्होंने रखा है 2017 के लिए। और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा घटेगी, बजाय कि एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। इंडिया की ग्रोथ रेट का इन्होंने फोरकास्ट 7.6% किया है, और चाइना की ग्रोथ रेट का इन्होंने 6.6% किया है 2016 के लिए। जबकि जो एमर्जिंग वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएसए वगैरह, तो इनकी ग्रोथ रेट को इन्होंने बहुत ही कम माना है, 1.6% के आसपास इन्होंने फोरकास्ट किया है। तो वो जो ग्रोथ रेट है कम होने की वजह से ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ट्रेड पे इफेक्ट पड़ने से हमें थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी घटेगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड से भी हमारी ग्रोथ रेट डिफाइन होती है। तो ऐसे मामले में जो कि अभी तक आरबीआई का फोरकास्ट है 7.6% ग्रॉस वैल्यू एडेड का, तो वो हो सकता है कि कल को कम हो। तो उस मामले को भी, वो एक चैलेंजिंग मामला है, तो उसको मामले को भी आगे देखा जा सकता है, आरबीआई उसको भी कंट्रोल करेगी। इस टाइप की कुछ बातें उर्जित पटेल साहब ने की हैं। नेक्स्ट इन्होंने एनपीए की जो सिचुएशन है उसको कैसे डील किया जाएगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा की है। तो इन्होंने कहा है कि हम इसको बहुत ही समझदारी और कॉमन सेंस के साथ डील करेंगे। इसके लिए हम बैंक्स के साथ मिलके और गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करेंगे। तो कुछ मेजर सेक्टर्स हम देख सकते हैं जिनकी वजह से कि एनपीए लगभग 60% एनपीए तो सिर्फ 5 सेक्टर्स हैं, मेजर सेक्टर्स, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, टेक्सटाइल, पावर और टेलीकॉम, ये 5 सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से 61% तक एनपीए है। तो इस एनपीए को कम करने के लिए हमें टाइम लगेगा। इस टाइप की बात इन्होंने की है कि ये एक दिन में ये समस्या खड़ी नहीं हुई है, तो एक दिन में इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। तो धीरे-धीरे हम इस सिचुएशन को डील करेंगे। इस सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट और बैंक्स के साथ मिलके हम काम करेंगे। नेक्स्ट जो थिंग है वो हम देखते हैं कि एमपीसी की फंक्शनिंग जो है, तो एमपीसी की फंक्शनिंग के लिए जब एमपीसी बनाई गई थी उसी टाइम पे डिसाइड किया गया था कि एमपीसी अपनी जो भी कमेटी 4 टाइम्स इन अ ईयर मिलेगी और अपना जो भी डिस्कशन होगा, डिसीजंस होंगे, उनको पब्लिश करेगी। तो इस बार जो अभी डिसीजंस हुए हैं उनको 18 अक्टूबर को पब्लिश कर दिया जाएगा। इस बार के जो डिसीजंस हुए हैं उनमें ऑल 6 मेंबर्स जो हैं वो फेवर में थे इस डिसीजन के। तो इसको, इनकी जो मिनट्स हैं मीटिंग के, इनको 18 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा प्रेस में। तो ये हम देख सकते हैं कि एक ओपननेस की बात है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसीजंस किस बेसिस पे लिए गए ये आम पब्लिक को जानने को मिले, क्योंकि आरबीआई एंड ऑल अदर गवर्नमेंट सेटअप्स आर वर्किंग फॉर पीपल ऑफ इंडिया, so they should know कि how they are working, on what basis they are taking decisions. So next हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ये न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है। जापान के साथ हम न्यूक्लियर डील की बात करें तो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, एनपीटी
और CTBT, 2 ट्रीटीज हैं। तो ये ट्रीटीज थोड़ा हम देख लेते हैं। तो NPT है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो ये साइन की गई थी 1968 में। 1968 में साइनिंग के लिए ओपन की गई थी और ये फोर्स में आई थी 1917। ठीक है, तो इसके अभी तक टोटल कितने मेंबर्स हैं? 190 के आसपास इसके मेंबर्स हैं। सिर्फ 3-4 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर्स नहीं हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल और साउथ सूडान। साउथ सूडान तो अभी नई कंट्री बनी है, तो इसलिए साउथ सूडान अभी इसका मेंबर नहीं है। तो कुल मिला के ये 5 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज इसकी मेंबर बन चुकी हैं। यूएसए, रशिया वगैरह सबने साइन कर दिए हैं। तो इसके मेंबर्स में जो वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी हैं, और नॉन न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज भी इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं CTBT, ये है कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो ये ट्रीटी जो है 1996 में स्टार्ट की गई थी साइनिंग के लिए। तो ये किसी भी टाइप के जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं, या वो सिविलियन हो या मिलिट्री हो, दोनों टाइप के टेस्ट को बैन करती है कि कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता है न्यूक्लियर। और इसमें फिर आगे बताया गया है कि ना तो कोई भी देश जमीन पे टेस्ट कर सकता है, ना पानी में टेस्ट कर सकता है। जैसे ये जमीन का दिया हुआ है, इसके लिए सीस्मिक स्टेशंस बनाए गए। कोई जमीन पे टेस्ट करता है तो उसे पता लग जाएगा। हाइड्रो अकॉस्टिक स्टेशंस भी बनाए गए कि पानी में टेस्ट करेगा तो उसका पता लग जाएगा। ना ही कोई एयर में टेस्ट कर सकता है, ना अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकता है। ये अंडरग्राउंड टेस्टिंग का क्लॉज बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि इंडिया ने 1998 में अंडरग्राउंड टेस्टिंग की थी। तो उस टाइम तक ये क्लॉज नहीं था। तो ये टेस्टिंग करने के बाद जो हमने पोखरण में किया था, तो उसके बाद ये वाला क्लॉज भी जोड़ दिया गया कि कोई अंडरग्राउंड भी टेस्टिंग नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि ये जो CTBT है, ये अभी तक फोर्स में नहीं आया है, क्योंकि इसमें कई सारी कंट्रीज ने साइन नहीं किया है। तो इसमें 8 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है। तो मैं उनके नाम एक बार बता देता हूँ आपको। इनमें है चीन, इंडिया, यूएसए और ईरान, इजराइल, फिर इसके बाद पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट। कितना हो गया? हाँ, तो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि इसकी सिग्नेटरी नहीं है। तो जब तक इसकी सारी कंट्रीज इसकी सिग्नेटरी नहीं होंगी तो ये फोर्स में नहीं आ सकती। तो इसलिए ये अभी तक फोर्स में नहीं है CTBT। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये अभी तक तो एक यूजलेस डॉक्यूमेंट है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग और उनके लिए 2 ट्रीटीज बनाई गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएन जनरल असेंबली जो है उसने CTBT को अडॉप्ट किया था 1996 में। सो अभी हम अपना ये आर्टिकल देखते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर डील जापान के साथ इंडिया को करनी है। इंडिया ऑलरेडी 11 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है, जिनमें से यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया वगैरह हैं। यूएसए के साथ जो हमने न्यूक्लियर डील की है वो अभी तक फोर्स में नहीं आ पाई है, क्योंकि उसमें जापान एक मेजर हिंड्रेंस है। जापान मेजर हिंड्रेंस कैसे है कि जो टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे जापान के पास ही सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाती है प्रेजेंट टाइम में। और यूएसए को जापान ने ही अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की करवाई हुई है। या हम कहें कि जो यूएसए की कंपनी है वेस्टिंग हाउस, ये वेस्टिंग हाउस जो है ये जापान की एक कंपनी है, तोशिबा। ये तोशिबा इसको ओन करती है वेस्टिंग हाउस को। तो जब तक तोशिबा वेस्टिंग हाउस को परमिट ना करे तब तक अमेरिका, यूएसए इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं दे पाएगा। क्योंकि हमारे आंध्र प्रदेश में प्रेजेंटली यूएसए के रिएक्टर्स पे ही बेस्ड हमारे प्लांट्स बन रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितने 6 रिएक्टर्स आने बाकी हैं। तो ये रिएक्टर्स तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक कि जापान की तोशिबा कंपनी जो है वेस्टिंग हाउस को अलाउ ना करे। वेस्टिंग हाउस को जापान की तोशिबा कंपनी तब तक अलाउ नहीं करेगी
जब तक कि जापान का इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील साइन ना हो जाए, क्योंकि जापान एक अकेला देश है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि न्यूक्लियर ट्रेजेडी जिसके साथ हुई है हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में अगस्त में 2 जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूएसए ने गिराए थे। तो ये अकेला ऐसा कंट्री है कि जिसके साथ ये त्रासदी हुई है, तो ये कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील है इस चीज़ को लेके। तो इसीलिए ये इंडिया के साथ अभी तक साइन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ है। एनपीटी साइन सिग्नेटरी हम हैं नहीं, तो ना तो अभी तक जापान हमारे साथ ये डील साइन कर रहा था, ना वो यूएसए को अलाउ कर रहा था कि इंडिया को वो टेक्नोलॉजी दें। तो इसके लिए हम अब जापान के साथ ही नेगोशिएट कर रहे हैं और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल होने के चांसेज हैं। इसमें बस एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख सकते हैं कि एक तो नल एंड वॉइड करने का इसका क्लॉज है इसमें। वो क्लॉज ये है कि यदि हम कोई टेस्ट करते हैं आगे, तो ये ट्रीटी ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी। नल एंड वॉइड का मतलब है खत्म हो जाएगी। तो इस क्लॉज पे एक तो हमें अभी नेगोशिएशंस करने बाकी हैं। दूसरा, हमारा जो सिविल लायबिलिटी, ये हमने एक हमारे नए लॉज बनाए थे। तो सिविल लायबिलिटी जो न्यूक्लियर लायबिलिटी है, तो इसमें ये कहा गया है कि जिस भी कंट्री से रिएक्टर्स एंड ऑल इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे, तो यदि कोई भी त्रासदी होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो इक्विपमेंट सप्लायर जो कंट्री है उसको कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो एक हिंड्रेंस ये भी है जापान के साथ ट्रीटी साइन करने में। तो इस तरीके से 2 हिंड्रेंस हमारे पास हैं, लेकिन इन हिंड्रेंस के बावजूद भी जापान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इन रिलेशंस के दम पे ये ट्रीटी साइन होगी। दूसरा, G4 जैसे कई ग्रुप्स में इंडिया और जापान मेंबर्स हैं। G4 वो ग्रुप है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें एंट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें रिफॉर्म्स चाहते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो इस तरीके से इंडिया और जापान कई जगह पे एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ मेंबर्स हैं, तो वो चीज़ भी हमें हेल्प करेगी। दूसरा, जो फुकुशिमा वाला इनके साथ घटना हुई है, तो फुकुशिमा की घटना के बाद सिविल लायबिलिटी पे इनका भी फोकस थोड़ा आया है, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। बहुत दिक्कतें हुई है फुकुशिमा की सफाई करने में। फुकुशिमा में जो रेडिएशंस लीक हुए थे, तो उनमें उससे इनको काफ़ी दिक्कतें आई है। तो ये समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स किसी भी कंट्री के साथ हो सकती है। तो इसलिए इस सिविल लायबिलिटी को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इनका कहें कि सॉफ्ट कॉर्नर है इसकी तरफ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यूक्लियर डील यदि जापान के साथ हमारी हो जाती है, तो उससे हमें क्या-क्या फ़ायदे होंगे, फिर आगे हम ये देखते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी जो है, वो आज की नीड है। हमने अभी पेरिस जो समिट हुआ था, पेरिस में जो डिसीजंस लिए गए हैं, उसको भी अभी हमने 2 अक्टूबर को कंप्लाई कर लिया है, उनके साथ रेटिफाई कर दिया उनको। और दूसरा, हम एनर्जी, हमारी जो डिपेंडेंस है वो अभी तक ऑयल, गैस, इन पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑयल की डिपेंडेंसी कम करनी है और हमें अपना डाइवर्सिफाई करना है एनर्जी सेक्टर को। तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी को हमारे प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट भी 2022 तक का लगभग 1 लाख मेगावाट का रखा है, या फिर शायद मैं डाटा भूल रहा हूँ। 1 लाख मेगावाट पहले था, अभी और शायद बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी हमें आगे इतनी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर डील साइन करनी होगी। उनमें जापान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एनएसजी, जापान एनएसजी का मेंबर है, और एनएसजी में जापान की का से बहुत ज़्यादा है। जापान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ जापान के साथ वर्ल्ड में ये घटना घटी है जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज में लिया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में। तो यदि जापान के साथ हमारी न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है, तो आगे हमें इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम एनएसजी के मेंबर बन पाएंगे। हालांकि चाइना इसमें हमारा विरोध करेगा, लेकिन फिर भी जापान यदि हमारे साथ आ जाता है, जापान के साथ न्यूक्लियर डील हो जाती है,
So it will be easy for us to enter in NSG. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रशांत भूषण का लिखा हुआ है, टू बी ट्रूली ट्रांसपेरेंट। ये एक्चुअली जुडिशियरी से रिलेटेड है। एनजेएससी जो आया था, कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करने के बाद एनजेएससी आया था, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इस पे प्रशांत भूषण का कहना है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो गवर्नमेंट से और जुडिशरी इटसेल्फ से, और वो ट्रांसपेरेंसी ला सके, क्रेडिबिलिटी ला सके सिस्टम में जो कि अभी तक बना हुआ है जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो इस पूरे केओस को ख़त्म कर सके, पूरे झगड़े को ख़त्म कर सके। तो इसके लिए ये प्रशांत भूषण क्या सजेस्ट करते हैं, ये हम इस आर्टिकल में आगे देखेंगे। उससे पहले हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस चीज़ के लिए। तो सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको की पावर वी द पीपल से मिलती है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली ही लाइन है, वी द पीपल, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर्स मिलती है। उससे नीचे प्रेसिडेंट है, देन प्रेसिडेंट से नीचे प्राइम मिनिस्टर और सीजेआई। एक तरफ हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेचर है, एंड देन एग्जीक्यूटिव है। तीन पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया हुआ है पावर्स को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस जुडिशियरी में ना हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो भी सिस्टम बनाया जाए, चाहे एनजेसी हो या कोई और सिस्टम लाया जाए जजेज का अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन इंटरफेरेंस मिनिमम हो या बिल्कुल ना हो, इस टाइप का एक सिस्टम बनाया जाए। हाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट जजेज, और वो किससे, किसके कंसर्न से। तो यहाँ लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं या फिर सीनियर जजेज हैं, उनके कंसर्न से, उनके कंसेंट से सॉरी अपॉइंटमेंट होगा जजेज का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के जजेज हों। तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की बात की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, वो किस तरीके से चिंतित थे इस चीज़ को लेके। तो अंबेडकर का कहना था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है न्याय की प्रॉपर तरीके से डिलीवरी के लिए। जस्टिस तभी डिलीवर हो सकता है ढंग से जब वो फ्री हैंड किया जाए। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, ये लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं, उनसे जुडिशियरी को फ्री होना चाहिए, तभी जाके जुडिशियरी प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी। इस तरीके की बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। एंड देन आर्टिकल 50 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स, मीन्स की स्टेट, सेंटर या फिर जो हमारे स्टेट्स हैं वो, दे विल टेक स्टेप्स कि जुडिशियरी की पावर्स सेपरेट बनी रहें। जो हमने यहाँ पे पावर सेपरेशन को यूज में लिया है, साथ में इसके हमने पावर चेक एंड बैलेंस को भी यूज में लिया है, चेक एंड बैलेंस। तो पावर सेपरेशन जो दिया गया है उसके लिए स्टेट काम करेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले एनजेसी का मॉडल देख लेते हैं, एनजेसी किस तरीके से बना है। तो इसमें हमारा एक तो चीफ जस्टिस हो गए, देन 2 एमिनेंट पर्सन्स होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे अदर देन सीजेआई, एंड देन लॉ मिनिस्टर जो हैं वो होंगे। तो टोटल 6 मेंबर्स हो गए। और ये 2 जो एमिनेंट पर्सन्स हैं, इनको चूज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पीएम, सीजेआई और एलओपी होंगे। एलओपी मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस तरीके से 6 लोगों की मिला के एक एनजेसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा। इनफैक्ट बना दिया गया है और ये एक्ट भी आ गया है जिसमें कि 6 लोग हैं। सो ये 99th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एनजेसी बनाया गया है और उसमें 16 जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है स्टेट लेजिस्लेचर्स ने, और लोकसभा राज्यसभा सभी से पास होने के बाद और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ये एक्ट बन चुका है। 13 अप्रैल ऑफ 2015 को ये एक्ट फोर्स में आ गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पुराने सिस्टम और नए सिस्टम का एक कंपैरिजन एनजेसी और कॉलेजियम का। तो एनजेसी जो अभी आया है और कॉलेजियम जो कि 3 केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के, एससी जजेज के 3 केसेस बैक टू हैं। उन केसेज पे बेस्ड ये कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसमें कि सीजेआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के अदर 4 जजेज मिलके सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर करते थे। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर रिलेटेड सारी चीजें ये लोग देखते थे, जो कि अभी एनजेसी देखेगा। एनजेसी को यही सारे काम दिए हैं और एनजेसी में 6 मेंबर्स हैं। तो हम दोनों को कंपेयर करें तो आर्टिकल 124 हम पहले देख चुके हैं, जिसमें कि अपॉइंटमेंट का तरीका बताया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं या फिर सीनियर जजेज और सीजेआई के साथ मिलके उनकी कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन अभी जो एनजेसी आया है, एनजेसी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है हमारी, उसका भी पार्टिसिपेशन हो गया है। वो कैसे कि 2 एमिनेंट पर्सन्स जो हैं उनको एलओपी, पीएम और सीजेआई मिलके डिसाइड करेंगे कि ये 2 लोग कौन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एलओपी और पीएम के थ्रू प्लस अदर मेंबर्स में लॉ मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्ट इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे एनजेसी के। तो इस तरीके से 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो हैं वो पॉलिटिकल पावर से कंट्रोल्ड हैं या फिर खुद पॉलिटिशियन हैं। तो इस तरह की चीजें एनजेसी में देखी जा रही है। तो एनजेसी को इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इससे कंप्रोमाइज होगा और नेपोटिज्म जो है वो आगे भी चलता रहेगा। एंड देन नेक्स्ट की डिसीजंस, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होगा तो उनके डिसीजंस भी कंप्रोमाइज होंगे। और ये दूसरा साधन मिल गया है अपॉइंटमेंट, दूसरा साधन एग्जीक्यूटिव पावर्स को मिल गया है कि कैसे जुडिशियली को कंप्रोमाइज करवाया जाए। इसके अलावा एक और उनके पास साधन है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो वो तो ऑलरेडी इनके पास था ही, इसके अलावा एक और पावर्स मिल गई हैं। तो इस तरीके से इसके क्रिटिसाइज किया जा रहा है एनजेसी को कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा जुडिशियरी को और दैट विल बी very dangerous for the country, for the judicial system of the country. एंड पुराने में हम यदि कहें तो इसका क्रिटिसिज्म ये किया जाता था कि उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था। कॉलेजियम सिस्टम जो था पूरा जुडिशियरी के अंदर ही अपॉइंटमेंट होते थे, उन्हीं के लोग जुडिशियल अपॉइंटमेंट में काम करते थे, जैसे कि सीजेआई और 4 सीनियर जजेज, तो ये सभी जुडिशियरी से होते थे। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता था और उसमें नेपोटिज्म उसमें भी चलता था, इस तरीके की उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। नाउ हम ये आर्टिकल देखते हैं जो कि प्रशांत भूषण ने लिखा है। तो इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स मिली हुई हैं वो सिर्फ डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशंस वगैरह के लिए ही नहीं है, वो उसको फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन भी बोला गया। उनको भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस जो हैं वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, रेमेडियल मेजर्स फॉर फंडामेंटल राइट्स, तो उसके थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स को लेके भी जाया जा सकता है। या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी वाद विवाद खड़ा होता है तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है, अपेक्स कोर्ट है जो कि इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड देन नेक्स्ट थिंग जो है
कि केशवानंद भारती केस 1973, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एक बनाया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड बाय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो इसी चीज को लेके आगे इनका कहना है कि अभी जो एनजेएसी बनाया गया है, तो उस एनजेएसी में जुडिशियल इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए इसको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन इनका कहना है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, इसको एनजेएसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि ये सेंटर को ही इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सेंटर एक कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे कि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज ना हो। अभी हमने कोलेजियम सिस्टम देखा था, जो कि इससे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के केसेस से आया है। तो सेकंड केस जो था इसका, सेकंड केस में जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स थी उनको बिल्कुल खत्म कर दिया था अपॉइंटमेंट में, लेकिन अभी एनजेसी के थ्रू ये दोबारा आ गई है और इसको फिर जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, तो इस तरीके से कहा है। तो अपॉइंटमेंट का हम आगे देखें तो गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशियरी जो लड़ाई है, इसने डाइल्यूट कर रखा है इंडिपेंडेंस को जुडिशियरी को, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अगेंस्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसी बॉडी बनानी चाहिए, इसकी बात ये करते हैं। तो प्रशांत भूषण सबसे पहले कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, जो भी बॉडी बनाई जाए उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो लोगों को जान, पीपल हैव द राइट टू नो कि किसको जज बनाया जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उनके नेम्स, जजेज जो भी चूज किए जाते हैं कि इन जजेज में से 100 लोगों में से 10 लोगों को यदि अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तो वो 100 लोग कौन है, उनको किस बेसिस पे जज बनाया गया है, ये सारी चीजें जानने का राइट हम लोगों को है, क्योंकि वी द पीपल से ही कॉन्स्टिट्यूशन को पावर्स मिलती है। तो इस तरीके का कोई एक बॉडी बनाई जाए जो कि एक फुल टाइम बॉडी हो, क्योंकि ना तो लॉ मिनिस्टर के पास इतना टाइम है, ना सीजीआई के पास इतना टाइम है कि वो अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सके। दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन्स होते हैं, तो ये लोग बहुत सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि दे कांट गिव मच टाइम। और बिना टाइम दिए हुए जो भी हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि उन क्राइटेरियाज को एक जज फुलफिल करता है नहीं करता है, ये तय करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए और वो इंडिपेंडेंट बॉडी फुल टाइम सिर्फ यही काम करे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स। तो उसमें हम चाहें तो उसमें कोई भी एक्स ऑफिशियो ना हो, एक्स ऑफिशियो पर्सन्स ना हो। इसके लिए रिटायर्ड जजेस से मिलके एक कमेटी बनाई जा सकती है, या फिर उन जजेज के साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिनको कि गवर्नमेंट और जुडिशियरी जो है उनको चूज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले ना करे। हालांकि उनका रोल हो सकता है, बट बहुत बड़ा रोल ना हो, जो कि कमेटी रिटायर्ड जजेज प्लस कुछ एमिनेंट पर्सनल्स के साथ बनाई जाए, तो ये फुल टाइम यही काम करे, क्योंकि इनको हंड्रेड्स ऑफ जजेज हर साल इनको नियुक्त करने होते हैं या ट्रांसफर करने होते हैं, तो ये पूरा टाइम देके ही इस काम को कर पाएंगे। और जजेज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें तो इंटीग्रिटी, या फिर कॉम्पिटेंसी, या फिर जुडिशियल टेम्परामेंट जो होता है वो, या फिर हम देखें तो कॉमन सेंस एक जो कि जुडिशरी में जिसकी ज़रूरत होती है, कि
देखते ही लोगों को पहचान पाओ आप, थोड़ा-सा आपको समझ आए चीज़ें, तो दैट कॉमन सेंस एंड देन द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन। लोगों को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके प्रति उसको सेंसिटिव भी होना चाहिए। तो इस तरह की जो बेसिक कहें तो उसको गुणों की जिनकी ज़रूरत होती है, वो सब उसमें होने चाहिए। इस चीज़ को चेक करने के लिए एक फुल टाइम बॉडी होनी चाहिए, वही ये पूरे तरीके से टाइम देके ये काम कर पाएगी और कंपैरेटिव इवैल्यूएशन कर पाएगी, जो कि क्राइटेरिया दिया गया है, उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरीके की एक बॉडी हमें बनानी चाहिए। ये बात आगे करते हैं। फिर नेक्स्ट ये बोलते हैं कि जो टसल जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच चल रही है, वो खत्म होनी चाहिए। उसका कोई बेस नहीं है, उसका बेसिकली नुकसान फाइनली जो उठाना पड़ता है, वो आम जनता को उठाना पड़ता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए कि सभी को फ़ायदा हो। सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर कोर्ट्स के बारे में एक और बात बार-बार कही जाती है कि खुद भी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, जुडिशरी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती है। इसीलिए इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि इन्होंने खुद इम्प्लीमेंट करवाया था, खुद बनवाया था, बार-बार प्रेशराइज करके, वो अपने खुद के सिस्टम में इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया है। ये सीआईसी के बार-बार कहने के बाद भी पूरी तरीके से आरटीआई को यहाँ लागू नहीं किया गया है। और एक आगे हम एक और 20 में आर्टिकल देखेंगे कि हाईकोर्ट दिल्ली का एक डिसीजन आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है जो जजेज अपने स्टेनो को जो लिखने को बोलते हैं उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसको कि मेंटेन किया जाए। तो इस तरीके की बातें अभी भी देखने को मिलती हैं। तो आरटीआई इन्होंने खुद ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो अभी इन द एंड ये कहते हैं कि जो नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है, वो ना हो, इसके लिए आम जनता को खुद ही उठ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि ना तो जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है, ना ही एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो अपनी पावर्स से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। तो सॉरी, मैं एक चीज़ बीच में बताना भूल गया, जैसे कि एनजेसी में एलओपी प्लस पीएम दोनों होंगे। तो ये दोनों, क्योंकि एलओपी भी अवेटिंग पीएम हम बोल सकते हैं, जो वेट लिस्ट में या कहें कि नेक्स्ट टर्म में हो सकता है वो पीएम बन जाए। तो ये दोनों जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे कमज़ोर व्यक्तित्व के लोगों को बिठाया जाए या फिर अपने फेवर के लोगों को बिठाया जाए, जिससे कि जुडिशरी कभी पावरफुल ना हो पाए। तो इस तरीके की चीज़ें ये करते हैं, तो उसका नुकसान भी आम जनता को होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल जो इन चीज़ों का नुकसान हो रहा है, इस टसल का नुकसान जो हो रहा है, वो आम जनता को हो रहा है, नॉर्मल पीपल को हो रहा है। इसलिए आज नॉर्मल पीपल को ही खड़े होना पड़ेगा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आ सके, क्योंकि अभी तक हम देखें तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी पास नहीं हो पाए, तो जुडिशरी को अकाउंटेबल भी बनाया जा सके। इस तरह की चीज़ें, भाई भतीजावाद वगैरह, नेपोटिज्म जो इनमें फैला हुआ है वो खत्म हो। तो इसके लिए आम जनता को ही आगे आना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, ये मेकिंग सिटीज डिजीज फ्री। तो ये आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का कुछ कंपैरिजन इसमें दिया हुआ है। वेक्टर वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज हैं वो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, इसका इन्होंने उल्लेख किया है। एक दो सिटीज़ का इन्होंने बीच में उल्लेख किया है, जैसे सूरत का इन्होंने बताया है कि सूरत में प्लेग फैला था और बहुत बुरी हालत थी। इवन प्लेग प्लेन्स बोला जाने लगा था जो एयर इंडिया की फ्लाइट से दर दर जाती थी सूरत से उनको। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे हुई थी। तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज जो फैल रही हैं, जैसे कि डेंगू हुआ, बर्ड फ्लू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू वगैरह, तो इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिटीज़ को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, वो इस आर्टिकल में इन्होंने दिया है। एक और एग्जांपल इन्होंने आगे दिया है कि बर्ड फ्लू जो कर्नाटका के बिदर डिस्ट्रिक्ट में फैला था, उसका भी इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो अब ये आगे कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, ये इंडिया में बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, ये आगे बताते हैं।
इस आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में, इंडिया की सारी सिटीज़ में या गाँव में देखा जाए तो सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होने से इस तरीके की डिजीजेज फैलती हैं। जैसे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है तो उससे टाइफाइड बहुत इजीली फैलता है। टाइफाइड का एक सबसे बड़ा रीजन भी यही माना जाता है, और बाकी सारी डिजीजेज भी, बाकी कई सारी डिजीजेज इस चीज़ से फैलती हैं। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि सॉलिड वेस्ट जो है या फिर और कोई वेस्ट है उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो उस मैनेजमेंट के लिए आर्टिकल में लिखा है कि चंडीगढ़ जो इंडिया का ही सिटी है, चंडीगढ़ में वेल मैनेज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। वहाँ पे हर गली में, हर स्ट्रीट में काफ़ी सारे लोगों को एक साथ 10 से 15 स्वीपर्स को कुछ एरिया असाइन किया जाता है, और वो असाइन्ड एरिया में प्रॉपर तरीके से उनको काम करना होता है। यदि नहीं करते हैं तो उन पे प्रॉपर एक्शंस लिए जाते हैं। और इनमें वेस्ट कलेक्शन जो है वो टोटल जो बजट है उसका 7 to 8% वेस्ट कलेक्शन पे खर्च होता है। बाकी वेस्ट के ट्रीटमेंट एंड ऑल पे खर्च होता है, जो कि ज़्यादा, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इस पे इनका ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट थिंग ये आगे कहते हैं कि हमें सॉलिड वेस्ट जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी शुरुआत घरों से करनी पड़ेगी। जैसे कि ये 3 डस्टबिन यहाँ दिखाए गए हैं। ग्रीन डस्टबिन है बायोडिग्रेडेबल के लिए, येलो और रेड डस्टबिन हैं वो अलग अलग टाइप के अदर वेस्ट के लिए हैं। जैसे येलो है प्लास्टिक बैग्स के लिए, ये यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें 4 टाइप की होती है, बाकी नॉर्मल वेस्ट में 3 टाइप की डस्टबिन होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डस्टबिन हम रखें, ये ना कि सिर्फ स्ट्रीट्स पे रखें, हमें इनको घरों में भी रखने की ज़रूरत है। तो घरों से तो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डस्टबिन हैं वो घरों में भी हमें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सेग्रीगेशन एट द प्रोडक्शन लेवल इज ईजीएस्ट वर्क। बाद में इस काम को करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक साथ इनको डंप करना भी ठीक नहीं है। जैसे कि लैंडफिल्स में ये एक और आर्टिकल आया है आज ही के अंदर में कि किस तरीके से दिल्ली में गार्बेज को इकट्ठा किया जाता है, लैंडफिल किया जाता है और एक पहाड़ टाइप बना दिया गया है, उसे वहाँ जलाया जाता है। तो इस धुएं से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है, प्लास्टिक भी है और अदर टाइप का जो वेस्ट है वो सारा इकट्ठा करके यहाँ जला दिया गया है। इस काम को ना करके प्रोडक्शन लेवल पे सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, या उसका जो बायोगैस वगैरह उसके प्लांट्स हम बना सकते हैं वेरियस सिटीज़ में, और उसको वहाँ इकट्ठा करके डाला जा सकता है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी वो फुलफिल करेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। या कंपोस्ट बना के उसको और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए उसे यूज में लिया जा सकता है। इस तरीके के काम बायोडिग्रेडेबल के लिए किए जा सकते हैं। और प्लास्टिक वेस्ट है या फिर कोई नुकसानदायक और कोई वेस्ट है जो बायोमेडिकल वेस्ट है, तो उनको भी वहीं सेग्रीगेट कर दिया जाए तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, रिसाइकलिंग भी पॉसिबल है यदि प्रॉपर तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट कर दिया जाए तो इस तरीके के काम हमें करने पड़ेंगे ताकि सिटीज़ को हम डिजीज़ फ्री बना सकें। अब डिजीज़ फ्री बनाने के लिए हमारी सिटीज़ जो अभी तक हैपेजार्ड वे में बिल्कुल बसी हुई हैं, आज़ादी के बाद से हमारी कोई बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं रही है। तो उस हैपेजार्ड वे को ख़त्म करने के लिए स्मार्ट सिटीज़ की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल भी है सूरत के, जो एक बहुत ही गंदी सिटी से बहुत क्लीन सिटी की तरफ आगे बढ़ गया है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं श्रीलंका का, जिसमें कि अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। तो इस तरीके से हम अपनी सिटीज़ को गंदी सिटीज़ से स्मार्ट सिटीज़ की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। हाईकोर्ट ने जो 31 अक्टूबर मूवी आ रही है अभी, उस 31 अक्टूबर मूवी पे बैन लगाया है। एक पटिशनर है अजय कटारा, तो उनकी पटिशन पे उसको अभी रोका गया है थोड़े दिन के लिए। उनका कहना है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इसमें उसकी जो रेपुटेशन है
उसके खिलाफ है ये, उसको तो खराब करने वाली ये मूवी है। तो इस पे बैन थोड़े दिन के लिए लगाया गया है। अब इससे दो तरीके के क्वेश्चंस निकलते हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर बार लगता है कि इस बार पेपर में आएगा, इस बार पेपर में आएगा, नहीं आता है। लेकिन कभी भी यूपीएससी दे सकती है, यूपीएससी का कोई ईमान धर्म तो है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बनता है कि जो सिंस इंडिपेंडेंस हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें 1984 के राइट्स जो हुए थे, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन एंड ऑल, तो ये जो पंजाब क्राइसिस थे पूरे, भिंडार वाला, लौंगे वाला एंड ऑल, उनसे रिलेटेड, तो वो सारा पोर्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मूवी आ रही है और ये न्यूज़ में भी है, बैन भी लगा है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो थोड़ा सा 1984 से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिएगा। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हम करें, तो उसके लिए हम एक अलग से एक और लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मैंने इसीलिए डाला है कि हिंदू से सिर्फ जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं वही इंपॉर्टेंट नहीं होते, बाकी सारे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी देखते चलिए। नेक्स्ट है एनजीटी ने गाजियाबाद में एक एलिवेटेड रोड ये बना रहे थे हिंडन बर्ड सेंचुरी से। तो उस एलिवेटेड रोड पे अभी इन्होंने रोक लगा दी है, वहाँ के एक पटिशनर की पटिशन पे, कि इन्होंने क्लियरेंस नहीं लिया था एनजीटी से। तो ये भी हमारे डायरेक्ट कोई जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इसको एज एन एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। और दो तरह की चीज़ें इससे भी निकलती हैं। एक तो एनजीटी जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर रही है, दूसरी तरफ की ये डेवलपमेंट प्लस जो मेक इन इंडिया या फिर और भी कोई तरह के प्रोग्राम स्कीम जो गवर्नमेंट चला रही है ताकि बिजनेस इजीली डेवलप कर पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो इन सारी चीज़ों में भी कभी कभार एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लेके दिक्कत आती है। तो वैसे क्वेश्चंस यदि आते हैं तो उनमें इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आरटीआई वाला आर्टिकल है, हाई कोर्ट दिल्ली ने जो मना किया है, जो नोट्स टेकन बाय जजेज जो है, जजेज स्टेनो, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अ कार्ड दैट नेवर फ्लैश्ड। ये वो कार्ड है जो कि सार्क कंट्रीज, अपनी सार्क कंट्रीज के जो व्यापारी लोग हैं बिजनेसमैन हैं, अच्छे बिजनेसमैन को ये कार्ड दिया जाना था ताकि ये बिजनेस के लिए इंडिया में फ्रीली आ सकें, बिना रोक टोक के आ सकें और आके। तो ये जो बिजनेस कार्ड दिया जाने वाला था, वो अभी उरी अटैक जो हुआ है उसके बाद ये स्कीम पूरी की पूरी समस्या में फंस गई है। और सार्क की जो मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली थी उसको भी बहिष्कार कर दिया गया है, इंडिया और बाकी सारे देशों ने मिलकर कर दिया है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो इस चीज़ को भी हम मेक इन इंडिया या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और इसका अभी तक पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। फिर भी कोशिश तो गवर्नमेंट करेगी कि बाकी कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं उनको तो ये दे ही दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सीरिया से रिलेटेड है, इनफैक्ट कहा जाए तो आईएसआईएस से रिलेटेड है दोनों आर्टिकल्स। तो सीरिया में रशिया और यूएसए दोनों का टसल चल रहा है, उनकी आपसी टेंशन चल रही है। दूसरी तरफ आईएसआईएस पे अभी तक कंट्रोल किया नहीं जा सका है और काफ़ी मुश्किल है वो। तीसरी चीज़, ये जो दूसरा आर्टिकल है कि आईएसआईएस का इंडिया में पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज़ से बेसिकली ये दोनों आर्टिकल्स मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आईएसआईएस से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी नहीं आया है और यूपीएससी आजकल पिछले 2-3 साल तक के क्वेश्चंस कवर करने लगी है। तो इस बार आईएसआईएस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आईएसआईएस को भूल ना जाएं हम। और क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एडिटोरियल से क्वेश्चन नहीं देती है, बाकी जगह से भी क्वेश्चन उठाती है,
या न्यूज़ में कुछ रहा हो तो उससे क्वेश्चन बना देती है। तो हम IAS पे भी एक लेक्चर अलग से पूरा बनाएंगे, जिससे कि उसकी स्टार्ट से एंड तक की सारी डिटेल्स हम देख सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोडा पैनल जो बना था क्रिकेट से रिलेटेड, स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड लोडा पैनल बना था, उसकी उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ रेमेडियल मेजर्स उसने बताए थे। तो उसने अभी BCCI को अपने जो मीटिंग्स की मिनट सबमिट करने को बोला है, ताकि वो जान सके किस तरीके से क्या बातें हुई है, क्या डिसीजंस हुए। तो लोडा पैनल भी, लोडा कमेटी की सिफारिशें भी लास्ट ईयर आई थी, लेकिन वो भी नहीं पूछी गई हैं। तो लोडा पैनल जो है उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा, इस बार ओलंपिक्स भी हुए हैं, पैरालंपिक, और सो अपन लोडा पैनल पे भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे, वो लोडा पैनल का भी देख लेंगे किस तरीके से क्या क्या होगा। तो आज के आर्टिकल्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, फिर नेक्स्ट कल अपन देखते हैं।